गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक क्वेश्चन जो बार बार मेरे पास आ रहा है और मैं सोचा था कि कभी किसी सेशन में इसका आंसर दूंगा, लाइव सेशन लेके या किसी बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन के चैनल में इसका आंसर दूंगा। पर चूंकि क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग मोटिवेशन में ही इस पर बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि सर हमारे नंबर जो है वो 600 हैं, हमारे नंबर 580 हैं, 585 हैं, एमबीबीएस की सीट मिलना मुश्किल लग रहा है, काउंसलिंग चालू हो चुकी है अभी, है ना। 8 जुलाई को क्या होगा हमको नहीं मालूम है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या 580 नंबर, 570 नंबर पर आप हमको रिकमेंड करेंगे कि एक ड्रॉप हम और ले आए, एक रिपीट हम और करें? 610 नंबर पर ये एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो क्या करें हम? 620 नंबर पर एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो क्या करें हम? ठीक है, मतलब सबसे बड़ा टेंशन उन्हीं बच्चों को है जिनके नंबर बिल्कुल बाउंड्री के पास में है, और जो लास्ट ईयर का एक सेफ स्कोर था ना, इस साल का वो एक अनसेफ स्कोर है वो। ठीक है, तो वैसे में प्रश्न उठता है कि हमें रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो बेटा, मैं बताऊं आपको कि जब आपके नंबर जो है ना 575 नंबर के ऊपर होते हैं, 575 के ऊपर आपके नंबर होते हैं, देन यू डेफिनेटली डिजर्व एन एमबीबीएस सीट। आपको डेफिनेटली एक एमबीबीएस सीट आपको मिलना चाहिए, ये आप डिजर्व करते हैं। ये बात अलग है कि थोड़े से नंबर कम रह गए हैं, लेकिन उसके लिए हम ये सोचे ना कि कुछ महीने बाद एक आखिरी अटैम्प्ट, ठीक है ना, ये जो स्कोर आया है इसको आखिरी अटेम्प्ट मत मानिए, क्योंकि इस स्कोर में क्या है कि आप जान ही रहे हैं कि बहुत सारा उठा पटक हुआ है, बहुत सारा मतलब जो है घालमेल हुआ है। अब सरकार कुछ बोले ना बोले वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है, कि गवर्नमेंट उसको कैसे एक्ट करेगी। देखिए, लोकसभा के अंदर भी जो है वो लगातार ये मुद्दे पर शोर हो रहा है, लगातार विपक्ष पूछ रहा है, ठीक है, और अभी तक जो है वो गोलमोल गोलमोल के अलावा कोई स्पष्ट जवाब अभी तक आया नहीं है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जब मामला होगा तब मालूम चलेगा कि एक्चुअली नीट एग्जाम का हो क्या रहा है। ठीक है, तब तक हम ये मान लेते हैं कि यथास्थिति बरकरार रहती, मान लो री नीट नहीं होता है और काउंसलिंग जो चल रही है उसी को हम फाइनल मान लेते हैं। तो वैसे में क्या करें? तो मेरा बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन ये है कि जब आप बिल्कुल सफलता के दरवाजे पे होते हैं, जब आप बिल्कुल सफलता के दरवाजे पे होते हैं ना, और दरवाजा बंद हो गया होता है, दरवाजे के पास पहुंचे हैं, दरवाजा बंद है किसी कारण से कि भाई भीड़ अंदर अधिक हो चुकी है, अब बाकी लोग अलाउड नहीं होंगे, तो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि ये वो है जो एमबीबीएस है या डॉक्टर की जो डिग्री होती है ना, वो एक करियर होता है, और वो भी जीवन भर के लिए। मतलब 60 साल की उम्र में कोई आपको रिटायर नहीं करेगा। बड़े से बड़े आईएएस अफसर को, आईपीएस अफसर को, या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले को, किसी को भी 60 साल की उम्र के बाद बोल देते हैं भैया अब आप अपनी रिटायर्ड लाइफ जीजिए, आराम से आप अपना जो है वो जीवन यापन आगे का कीजिए, अब टाटा बाय बाय, एक फंक्शन अरेंज कर देंगे, गुलदस्ता पकड़ा देंगे, अगले दिन कोई नमस्कार भी नहीं करेगा, अगले दिन कोई नमस्कार भी नहीं करेगा। ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। इसका मतलब ये है कि एक तो वो प्रोफेशन है, वो चीज़ें हैं यहाँ पे 60 साल की उम्र में, चाहे आप बैंक में हो, चाहे आप रेलवे में हो, चाहे आप आईएएस अफसर हो, आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, जबकि इस समय यदि हम देखें तो यदि एक हेल्दी लाइफ को व्यक्ति जीता है तो 80 साल, कहते हैं कि बुढ़ापा, एक रिसर्च आया है, अमेरिका ने एक रिसर्च है अभी, वो कहते हैं कि जो मिडिल एज है, वो कहते हैं यंग एज 40 ईयर्स तक खिंच गया है, यंग एज 40 ईयर्स तक खिंच गया है, मिडिल एज 41 से लेके जो है वो 70 तक पहुंच गया है, 60 तक पहुंच गया है, 41 से 60 तक मिडिल एज पहुंच गया है, और ओल्ड एज जो है वो शुरू हो रहा है, उनका बोला है 75 ईयर के बाद जो है वो ओल्ड एज शुरू हो रहा है। मतलब आज अमूमन देखा जाए तो बूढ़ा व्यक्ति किसको बोलेंगे? जो 75 या 80 वर्ष का है वो व्यक्ति आज बूढ़ा कहला रहा है। वो व्यक्ति जो है वो भी हाई एक्टिव है। जैसे आप देख लीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, 75 ईयर के होने आए लेकिन वो एकदम एक्टिव है, सभाएं लेते हैं, जाते हैं, मतलब एकदम एक्टिव है वो। कोई देख के कह नहीं सकता कि ये 50 साल 55 साल से ऊपर के होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, चीज़ें बढ़ गई हैं, तो मतलब व्यक्ति 70 साल तक 75 साल तक भी काम कर रहा है। आप देखो ना, तमाम पॉलिटिशियन उसी उम्र में काम कर रहे हैं, चाहे खड़गे जी हो, चाहे मोदी जी हो, सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी ये बात कि आप जो प्रोफेशन चुनने जा रहे हैं वो पूरी ताउम्र आपके साथ रहेगा, पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा। तो क्या ऐसा प्रोफेशन को छोड़ देना चाहिए इसलिए कि कुछ बेईमानी हुई, कुछ उठापटक हुई एग्ज़ाम में, जिसके चलते कुछ नंबर कम रह गए? क्योंकि जिसके 400 नंबर हैं उसके पास, सबसे सुखी आदमी वो जिसके 400-500 नंबर है, उसने कहा चलो भाड़ में गया, जो होना था हो गया, अपन तो दोबारा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई उसको मालूम है कुछ मिलेगा नहीं।
जिसको मालूम है कुछ मिलेगा नहीं, तो वो तैयारी में लग चुका है, वो लग चुका तैयारी में। लेकिन कई बच्चे ऐसे जो जो 500 के ऊपर है, 600 के नीचे है, वो या 600 के 10 के आसपास है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, फिर हम कुछ करेंगे। नहीं, जो होगा तैयारी छोड़ देंगे भाई, क्या दिक्कत है अपनी, ठीक है, तैयारी छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे कि इन नंबरों पर आप चूंकि पहले हकदार हैं सफलता के, आप सफलता के पहले हकदार हैं, तो आपको भी अपनी अपनी जो कहते हैं ना कि अपना जो हक है वो आपको छोड़ना नहीं है। इसलिए आप मैदान में आ जाइए। आप बोलेंगे सर आप इसलिए बोल रहे हो कि आपको अपने बैच में और बच्चे चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि बायोमेंटर्स का जो बायोमेंटर्स ऑनलाइन एकदम ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूट है कि किस समय दिए गए टाइम पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। आप देख रहे होंगे पिछली साल की तुलना में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। बायोमेंटर्स ऑनलाइन में पिछली साल की तुलना में बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, और उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि एग्ज़ाम का टर्बुलेंस और बच्चों का रिपीट करना, बच्चों का जो है वो डीमोटिवेट होना, बहुत सारे कारण उसके पीछे है। तो मैं वही बोलता हूँ कि दरअसल सबसे बड़ी बात यह है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई ऐसी जिसमें कभी हथियार नहीं डालना चाहिए। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आए, आप कहीं भी पढ़ें, आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन पढ़ना बंद ना करें, आप पढ़ना बंद ना करें। हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, पूरा डूब कर हम लोग पढ़ाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने इस बार बच्चों के कहने पर जो है कि थोड़ा सा बच्चों को क्लासरूम वाली फीलिंग आए, रियल टाइम वाली फीलिंग आए, तो हम लोगों ने इस बार जो है वो फोकस बैच में लाइव वर्जन शुरू किया हमने कि फोकस बैच की क्लासेज जो है वो लाइव स्ट्रीम होंगी आपकी। और उसी फोकस बैच का प्लस वर्जन है जिसमें कि इसको हम वॉरियर पैकेज बोल रहे हैं। उसमें बच्चे सामने सामने बैठे होंगे, क्लासरूम के अंदर बैठे होंगे, हॉस्टल में बच्चे रह रहे होंगे, क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे होंगे। हॉस्टल हमारा नहीं है, आसपास से हॉस्टल अरेंज करने पड़ते हैं, रूम लेने पड़ते हैं। तो आप अपना क्लास के अंदर बैठ के आप पढ़ रहे हैं, टीचर से रियल टाइम डाउट पूछ रहे हैं, टीचर रियल में आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बायोमेंटर्स के बारे में चूँकि कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो बायोमेंटर्स के काम करने के तरीके को देखकर जो है वो बड़े ज्वेलर्स भी हैं और बड़े कॉम्पिटिटिव मोड में हैं। उनको लग रहा है कि यार ये कैसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी गलत न्यूज़, बहुत सारे गलत स्पामर, बहुत सारे लोग जो है वो टारगेटेड स्पामिंग कर रहे हैं बायोमेंटर्स को, मुझे टारगेटेड स्पामिंग कर रहे हैं, टारगेट बैच को स्पामिंग कर रहे हैं, है ना। अब हर एक स्पामर का जवाब तो हम नहीं दे सकते भाई। हर एक नफरत करने वाले का, हर एक व्यक्ति जो चाहता है कि हम ख़त्म हो जाए, उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। हमको इतना पता है कि हमारे इंटेंशन, हमारे मकसद नेक हैं, और हमें सिर्फ एक ही बात का दुख होता है कि जब ग्रोथ कम होती है हमारी, या हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम बहुत सारे बच्चों की फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाते हैं। और वो हेल्प नहीं कर पाते हैं और उसका अफसोस हमको हमेशा ज़िंदगी पर बड़ा भारी लगता है। किसी बच्चे को ना करना पड़ता है कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, माता पिता के पास कुछ है ही नहीं है, बैंक लोन भी नहीं दे रहा है, सर आप कुछ मदद कर दो। तो वैसे में बच्चे को ना करना बड़ा बुरा और बड़ा भारी लगता है मुझे। तो जितने बच्चों की जिम्मेदारी है वो तो चाहे मुझे कहीं से लाना पड़े, वो तो मुझे निभानी पड़ेगी। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप अपने सपने से कंप्रोमाइज़ मत करो, आप अपने सपने से कंप्रोमाइज़ मत करो, आप पूरे दम से मैदान में आ जाओ एक बार, ठीक है। इस बार का फोकस बैच बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। इस बार के फोकस बैच में आप समझ लीजिए कि आपको एक्चुअल ऑफलाइन क्लास जो होती है वो वाली फील आपको आने वाली है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम बैच है। क्लास का अपना एक टाइम है, सामने बच्चे बैठे हैं, कैमरे पर आप हैं, लाइव डाउट भी डिस्कस होंगे, सब कुछ लाइव है ना, हर चीज़ लाइव चलेगी वहाँ पे। तो आपको शायद मुझे लगता है कि हम लोग भी बड़े उत्साहित हैं, हम लोग भी जो है बड़े उत्साह में हैं, क्योंकि हमारे लिए भी कुछ नया रहेगा ये चीज़। और हमारे लिए जो है लगातार रिकॉर्डिंग करना बड़ा मोनोटोनस आता है कई बार, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो है वो लगातार इशू रेस करते हैं कि सर ओल्ड रिकॉर्डिंग है, फ्रेशली रिकॉर्डिंग है, न्यू रिकॉर्डिंग। अरे भाई, फ्रेशली रिकॉर्डेड का मतलब होता है कि लेक्चर्स आर अपडेटेड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी तुरंत रिकॉर्ड करके तुरंत डाल रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो चैप्टर हैं उनके कंटेंट को पूरा एनालाइज करके उसको अपडेट करके आपको रिलीज़ किया। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ रिकॉर्डिंग को फिर से रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग को फिर से उससे को रिप्लेस किया जाता है। तो देयर आर सर्टेन, जैसे आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में इस बार सीक्वेंस बदला गया है, कुछ चैप्टर चिन्मय सर ले रहे हैं और बच्चों को बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे हैं बहुत अधिक, ठीक है। संजय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर चिन्मय सर ने एक स्टेप ऊपर जाकर लिया। इस बार कुछ हिस्से जो है वो जावेद सर के हिस्से अमर सर पढ़ा रहे हैं, अमर सर के कुछ हिस्से जावेद सर पढ़ा रहे हैं। मतलब आप जो पॉजिटिविटी है उसको देखिए। अब मेरी बात, तो ऐसा है कि मैं
पूर्णतः अवेलेबल हो। रिकॉर्डिंग्स, नई रिकॉर्डिंग्स, फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर, जहाँ लगता है वहाँ पर न्यू रिकॉर्डेड लेक्चर सब चल रहा है। अब आपको यदि सिर्फ आपको एलिगेशन ही लगाना है किसी को, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते भाई। देखो तुम जो है वो एक प्रकार से मैं बोलूँ कि स्पामिंग करके तुम जो है बायोमेंटर्स को ख़त्म करना चाहते हो, बायोमेंटर्स के साथ बुरा करना चाहते हो, तो बेटा वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा इंटेंशन है। वो मेरा इच्छा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने बच्चे जो डिज़र्विंग बच्चे हैं वो MBBS तक पहुँचे, उनकी मैं मदद कर पाऊँ के। तो मैं तो एज ए पेरेंट देखता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। आपको इस बात की, कई लोगों को इस बात की बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि सर ऑफलाइन में डायरेक्ट खुद क्यों पढ़ा रहे हैं, बाकी जगह पे तो जो प्रमोटर हैं या जो बोलें जो CEO हैं वो सिर्फ काम मैनेज कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, वो पढ़ा नहीं रहे हैं। गीतेंद्र सर क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। गीतेंद्र सर जो है वो फोकस बैच में लाइव क्यों जा रहे हैं, गीतेंद्र सर जो है लीडर बैच में क्यों जा रहे हैं, वॉरियर पैकेज में क्यों जा रहे हैं। भाई मैं जुड़ा हूँ आपसे, इसलिए मैं खुद एफर्ट करता हूँ, खुद दर्द लेता हूँ। नहीं तो मेरे लिए बहुत आसान काम है कि मैं 2 फैकल्टी हायर करूँ, बोलो तुम पढ़ाओ, इस बैच में तुम पढ़ाओ, इस बैच में तुम पढ़ाओ, और मैं आऊँ ना, मैं सिर्फ प्रमोशंस के लिए आऊँ, ठीक है। तो मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डूब कर पढ़ा रहा हूँ। तो आपको एक व्यक्ति की भौतिक क्षमताओं, फिजिकल जो क्षमताएं हैं, एक इंसान तो मैं भी हूँ ना यार, बोलता हूँ, मुझे भी खड़े रहना पड़ता है, मुझे ही मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और मिडिल एज का इंसान हूँ, तो जाहिर सी बात है आपके बराबर एनर्जी मेरे में तो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश दम से खड़ा हूँ मैं कि हाँ मुझे जो है वो कुछ बढ़िया करना है आपके लिए, बेस्ट देना आपके लिए। तो खैर, तो मैं बाकी सब आपकी मर्जी, पर मैं ये बोलूँगा कि डोंट कंप्रोमाइज़ विथ योर ड्रीम्स। अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। यदि आपके नंबर जो है, और एक बात और, फोकस बैच में जो है वो अच्छा खासा स्कॉलरशिप दिया गया है। यदि आपके नंबर है मार्क्स के अकॉर्डिंग 500 के ऊपर नंबर है आपके, तो आपका स्कोर 500, 550 और 600 नंबर पे। इनफैक्ट 600 नंबर वाले बच्चों के लिए तो ट्यूशन फीस ज़ीरो है, ज़ीरो ट्यूशन फी है वॉरियर पैकेज के अंदर। हाँ, कुछ बच्चों ने कहा सर फोकस बैच में आपने जो फीस रखी है उसमें लॉयल्टी डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा दीजिए। देखो बेटा, जब अपन लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, तो हर एक लाइव स्ट्रीम का जो जब CDM के थ्रू करते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। अब आप बोलोगे सर बाकी लोग कर पा रहे, देखो बाकी लोग के पास बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप। जैसे जियो ने किया ना कि दाम कम करके सबको ख़त्म कर दिया, बाद में अब दाम बढ़ा रहा है, ठीक है। हम लोग आइडिया एयरटेल के समान है कि हम लोग अपना दाम, वोडाफोन एयरटेल के समान है, हम लोग अपना दाम एक लेवल के नीचे कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही नहीं निकल पाएगी। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी मर्जी, क्योंकि हमारे लिए तो जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति परिवार का हिस्सा है। मैं अपने लिए चाहे 1 रुपया ना लूँ, पर मेरे ऑफिस का जो स्टाफ है, जो टीम है, उसका समय पर सैलरी पहुँचना चाहिए, उस व्यक्ति को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी जो बच्चे मुझ पर भरोसा करते हैं उन बच्चों के साथ में बेहतर होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी मेरी एज ए फाउंडर यही बनती है। तो मेरा मानना ये है कि बेटा जो फीस है ना, आप उसको ऐसे देखो कि आप किसी ऑफलाइन क्लास में जाकर जुड़ते हैं, अब आप स्ट्रीमिंग पे आ रहे हैं, आप ठीक है, आपका जो मान लेता हूँ 10,000 है, 1,500 रुपये लॉयल्टी डिस्काउंट कम हो गया, 8,500 रुपया, 8,500 में से आप 18% निकाल दीजिए, GST का अमाउंट निकाल दीजिए आपके, तो 6,000 कुछ फीस होता है। 6,000 रुपये फीस जो है वो 600 रुपये महीना फीस है। 10 महीने की बात करें, 600 रुपये महीना फीस है, ठीक है। और तो इसका मतलब ये है कि मैं बोलूँ कि चूँकि फोकस बैच का फीस ज़्यादा है, तो मैं कोशिश पूरी करूँगा मैं कि मैं क्रैश कोर्स को इसमें इंक्लूड कर दूँ। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि क्रैश कोर्स को मैं इसमें इंक्लूड कर पाऊँ। मैं अपनी टीम से इस बारे में बात करूँगा। अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, पर टीम से इस बारे में बात करूँगा। फाइनेंशियल्स निकलवाऊँगा मैं कि भाई 1,500, 2-3,000 रुपये जो क्रैश कोर्स की फीस होती है वो भी उसमें जो ऐड हो जाए, तो मतलब माइनस हो जाए उससे, तो उससे क्या अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट काफ़ी कम हो जाएगा उसका फोकस बैच का, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना कि कोर्स पूरा होने के बाद एग्ज़ाम तक जो है वो आपको क्रैश कोर्स भी मिल पाए। आपको फोकस बैच की बात करें ना, टारगेट बैच की बात नहीं कर रहा मैं। टारगेट बैच ऑलरेडी बहुत कम कॉस्ट में चल रहा है। टारगेट बैच की फीस 7,000 रुपये, 1,500 रुपये, उसमें से लॉयल्टी डिस्काउंट जो पुराने बच्चों का माइनस हो जाता है, फिर GST माइनस होता है, तो 4,000 कुछ मिलता है वो, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के काम आता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होता है। सिंपल सी बात है, जितने अधिक संख्या में बच्चे बढ़ेंगे उतना खर्चा, तो कुछ खर्चे फिक्स होते हैं, स्टाफ के खर्चे फिक्स हैं, ठीक है, कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं, सर्वर कॉस्ट ये सब, तो फीस उस लेवल पे नहीं बढ़ती है। और 2 साल से हम लोगों ने फीस बढ़ाई भी नहीं थी। तो पॉइंट ये है
कि आप हमारी मजबूरी भी समझिए कि हम एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम, बेहतर मतलब बायोमेंटर्स में बाकी लोगों से हल्ला नहीं है, तमाशे नहीं है ऐसे। यहाँ पे सिंसियर और स्टडीज़ है, सिंसियर पढ़ाने का पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे इस बार भी 705 नंबर जेन्यून है बच्चे के, कहीं से कोई पकड़ लाए ऐसा नहीं है। 705 नंबर जेन्यून है, हाईएस्ट मार्क्स। लेकिन नीट 2024 में इतना कंट्रोवर्सी हुआ कि हमको रिजल्ट के बारे में बोलने का मन नहीं किया हमको। और अभी भी हमारा मन, जब तक 8 जुलाई को फैसला ना हो जाए हम हल्ला नहीं करेंगे रिजल्ट का। उसके बाद हम हल्ला करें, हम भी हल्ला करेंगे रिजल्ट का, उसके बाद करेंगे 8 जुलाई के फैसले के बाद, ठीक है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। जो मैं करूँगा आपकी बेहतरी के लिए करूँगा, नहीं तो मैं ये कर किस लिए रहा हूँ। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं अपनी बिल्डिंग को डायबिटीज़ सेंटर में कन्वर्ट कर लूँ। डायबिटीज़ का प्रचार जितना इसमें मेहनत लग रहा है ना, उससे कम मेहनत में। इनफैक्ट फैकल्टीज आर मच मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू दी एमडी डॉक्टर, ठीक है। इस समय ये हालत है। तो मतलब यदि कोई चीज़ कर रहे हैं बेटा, तो कोई सपना रखा हो, कोई ड्रीम रहा होगा। मेरे ग्लेटर बैच में कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो बच्चे मेरे अर्जुन बन सकते हैं। और मैं उनके लिए, मैंने अमर सर को कल बोला, सर इन बच्चों को अलग से भी असाइनमेंट दो, अलग से भी एफर्ट करते साथ में, ठीक है, ताकि ये बच्चे जो है वो कहीं भी एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत करके ना आए। चलिए, आप बोलोगे सर आप आके सफाई देते हो। आपको देखो बेटा, जिसको मुझ पर यकीन है उसे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसको मुझ पर यकीन नहीं है वो उसको सब बातें झूठ लगेंगी, ठीक है। सब आपके ऊपर। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।